चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट से है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशंस जो होते हैं वो क्या होता है, वॉइड होता है। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी सेक्शन 25 के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो कितनी दी गई है, 18 ईयर्स दी गई है। फर्दर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए गिव्स एन ऑफर ऑफ रुपीज 1000 टू होलसेल हुएवर फाइंड्स हिज लॉस्ट। ये क्या है, एक तरह का ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन एग्रीमेंट, सॉरी ऑफर है कि जो कोई भी मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएगा उसे 1000 रुपए का प्राइस दिया जाएगा। तो ये कैसा हो गया, जनरल ऑफर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं व्हेन द डैमेजेस कैन नॉट बी असेस्ड टू द पार्टी मे बी अवॉर्डेड बाय द। अब देखो ये कहा है अगर कोई एसेस नहीं कर सकते, दैट मीन्स आप मेजर नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हुआ है, 50,000 का नुकसान है, 10,000 का नुकसान है, आप इस तरह की गणना नहीं कर पा रहे हो, तो उस मामले में कोर्ट कितना आपको कंपनसेशन देगी, कितना डैमेज देगी, तो इसमें होता है रीजनेबल। ठीक है, बट ये इस तरह का रीजनेबल वाला आंसर आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपके किस में चला जाए, ऑब्जेक्शन में चला जाए। नेक्स्ट आता है नॉन एस्ट फैक्टम का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय। देखो इसमें क्या है कि सेक्शन 56 जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसमें ये भी है, ये भी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, दो हैं, तो इसका एक आंसर हो जाएगा कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। ये कौन से होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट कहलाते हैं जो एक पक्षकार के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि दूसरे पक्षकार की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है प्रॉमिसरी एस्टेबल से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, सो मुझे कोई ऑथेंटिक वो नहीं मिला, इसलिए मैं इसको टिक नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो ये सेक्शन 4 से बनता है हमारा क्वेश्चन। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। आपकी कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टेंस की कब कंप्लीट होगी, स्पेशली पूछा है अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो इसमें जो मेरे स्टूडेंट है वो जान सकते हैं मैंने क्या फॉर्मूला बताया था। अगर एक्सेप्टर पूछा जाए तो आपको आंसर में फाइंड इसका अपोजिट ढूंढना है, दैट मीन्स प्रपोजर। तो वैसे देख सकते हैं कि लास्ट में अगेंस्ट द प्रपोजर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बाकी यहाँ तो एक्सेप्टर है तो ये भी गलत, ये भी गलत, बोथ वाला तो आएगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड पर्सन ये भी गलत। लेकिन हम इसे अब क्रॉस चेक कर लेते हैं पूरे स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर आपका कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन, वो भी किस चीज का, एक्सेप्टेंस का। तो ये कंप्लीट होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ठीक है, तभी तो एक्सेप्टर क्या होगा, बाउंड होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच इज नॉट द करेक्टली मैच। तो इसमें देखिए आप सभी जानते हैं काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो लीडिंग केसेस इससे रिलेटेड हैं। लिक्विडेटेड डैमेज के, ये डनलप न्यूमेट्रिक कंपनी वाला, आपको याद होगा हार्डले वर्सेस बैक्सनडन का जो केस है वो आपके 73 सेक्शन दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और डैमेजेस की बात करता है ना, कितना डैमेज दिया जाएगा। तो हमारा जब ये हार्डले वर्सेस बैक्सनडन इन्होंने पब्लिक पॉलिसी के साथ अटैच किया तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत, और ऑप्शन गलत होते ही हमारा आंसर हो गया सही, क्योंकि ऑप्शन में क्या पूछा था, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट 1997 से कौन सा सेक्शन अमेंड किया गया। तो ये था सेक्शन नंबर 28। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द चेंज ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन। अब देखो किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो नेचर है उसका अगर उसे चेंज किया जाएगा, ऑब्लिगेशन को, जो शर्तें लगाई गई थी ऑब्लिगेशन को अगर आप चेंज करते हो तो उसे कहते हैं ऑल्ट्रेशन। ठीक है, कई बच्चे से नोवेशन समझेंगे, नोवेशन होता है सब्सटीट्यूट कर देना पुराने वाले को नए वाले से। तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बात करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, आपको अच्छे से पता है 68 से लेकर 72 जो होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो उसमें जो पहला ही है उसमें मैंने ट्रिक बताई थी, नॉन पेइंग गेस्ट इज फाइंडर्स मिस्टेक। दैट मीन्स पहला था माइनर को अगर नेसेसरी के लिए नेसेसिटी होती है और आप उसको कोई चीज़ सप्लाई करते हो तो आप उसके लिए रिम्बर्स कर सकते हो, मतलब क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो पर्सन खुद माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा। तो कहाँ से लेंगे आप उस पैसा अपना रिकवरी? उसकी प्रॉपर्टी से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूइंग गारंटी। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और काफी फेमस क्वेश्चन है, 129 सेक्शन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एग्रीमेंट ऑफ वेजर, ये आप सभी जानते हैं, सेक्शन 26 से लेकर के 30 की जो हमारी ट्रिक थी। पहले मैरिज करनी है, मैरिज के लिए आपको कुछ खाना खाना पड़ेगा, तो बिजनेस करना है। बिजनेस कैसे होते हैं? बिजनेस में कोर्ट केसेस होते ही होते हैं, और कोर्ट केसेस सब कैसे होते हैं? अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ अनसर्टेन होती है वो एक तरह से क्या होती है? जुआ, जो कि क्या होता है? वेजर। तो वेजर वाले ये सब 36 से लेकर 30 तक क्या थे? वॉइड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है प्रोपाइंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी, ये वाला क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराया हुआ है। पिजन होल थ्योरी के कौन थे? सामंत थे। इसकी ट्रिक क्या बताई थी? एस पी से, आपको याद रखना है, एस पी से। तो पिजन होल थ्योरी का ऐसा ज्यूरिस्ट होगा जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स सामंत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखते हैं, रेस इप्सा लॉकेटर जो है वो केस किसका रिलेटेड है? रूल ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है। दैट मीन्स रेस इप्सा लॉकेटर का मतलब ही होता है घटना स्वतः प्रमाण, ठीक है। और जहां प्रमाण की बात आती है वो क्या होता है? एविडेंस होता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रोपाउंडेड बाय, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो रूल है आपका, ये प्रोपाउंड किया था जस्टिस ब्लैकबर्न ने। ये मैंने आपको टॉट जब मेरे ग्रुप में पढ़ाया था तब बताया भी था, कुछ के जस्टिस के नाम लिखवाए थे कि ये आते हैं, इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जस्टिस ब्लैकबर्न, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आप लोग देखो, हो सकता है किसी के सेट में ऊपर नीचे ऑप्शंस भी दिए हो, तो ऑप्शन को अंदर डिटेल में क्या लिखा है वो मैच कर लेना, ठीक है। ए बी सी डी से मैच मत करना। नेक्स्ट आपका आता है क्यू फैसिट पर एलियम। ये लास्ट में मैंने आपको कुछ लैटिन मैक्सिम भी बताए थे, तो ये रिलेटेड हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है देखिए, हु डिवाइडेड रॉन्ग एज प्राइवेट एंड रॉन्ग। तो इसका आंसर जो मुझे लगता है वो है ब्लैकस्टोन, बाकी ऑफिशियल की आएगी तब देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, सिंटायर नॉट फिट इंजूरिया वैलिड डिफेंस नहीं होता है। ओनली सिंटायर नॉन फिट इंजूरिया से काम नहीं चलेगा। डेमनम साइन इंजूरिया वेरी हॉट टॉपिक टॉर्ट का। टॉर्ट का तो देखिए जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें से शायद ही एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो ना आया हो, बाकी मेरा सब कुछ लेक्चर में से कवर हो गया है। तो डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज। देखिए जो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है वो जजमेंट इन रैम होता है, और रैम का मतलब पब्लिक एट लार्ज, टू वर्ट एट लार्ज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रिंसिपल ऑफ उबी जस इबी रेमेडियम जो है, देखिए एशवे वर्सेस वाइट कितनी बार बताया मैंने। एक तो इंजूरिया साइन डैमनम वाला एशवे वर्सेस वाइट से आया था, एंड उबी जस इबी रेमेडियम ये दोनों एशवे वर्सेस वाइट के केस से आए थे। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर कैसी होती है? ऑलवेज सेवरेबल होगी। और अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर नहीं होता तो आंसर होता है आपका सी, जॉइंटली एंड सेवरेबली लायबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इम्प्लाइज। रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर जो है कौन सा वाला आता है? इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसका रूल मैंने बताया था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शंस थे, ठीक है। डिफेंस जिसे कहते हैं, है ना, जिसमें से बच सकते हो आप। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से जब हम उन एक्सेप्शन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास अब बचने का कोई गुंजाइश नहीं बचा, हमें कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट, जो भी हमारी वजह से दूसरे को नुकसान हुआ है। तो अब जो हमारी लायबिलिटी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सक्सीड इन अ केस फॉर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट था तो मैंने इसे लेफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। नो एक्शन लाइज फॉर डिफेमेशन। डिफेमेशन का केस इनमें से किस
जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें नहीं होगा, तो टेलीग्राम ओपन होता है, कर भी रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। हमेशा याद रखिए पब्लिकेशन होना जरूरी है। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे मैंने डिफॉर्मेशन के, उसके थ्रू आप चलिएगा। ये है, इसकी थ्रू होती है, पोस्ट कार्ड ओपन होता है, इसमें भी होती है। बट ऐसा लेटर जो आपने लिख के रख लिया बट पोस्ट नहीं किया, यहाँ पर आप डिफॉर्मेशन के लिए लायबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, नो एक्शन लाइज फॉर डिफॉर्मेशन, तो आप डिफॉर्मेशन के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस ऑफ टॉर्ट फॉर न्यूसेंस। न्यूसेंस के लिए कौन सा होगा? प्रेस्क्रिप्शन भी होता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी होता है, और इस वजह से हमारा आंसर नंबर सी बोथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूल ऑफ डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स ट्रिफलिंग एक्ट्स के लिए कोर्ट क्या नहीं लेता? कॉग्निजेंस नहीं लेता, तो इसमें हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की ओर। ये पूछ रहे हैं कि फ्यूचर गुड्स जो है उसमें दिया हुआ है, तो फ्यूचर गुड्स ऐसा जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, हमें क्या करना होगा, उसे फ्यूचर में ही वो एग्जिस्टेंस में आएगा, तो उसे कहते हैं फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी। 32 एंड 33 को छोड़ दीजिए। 33 तो सिंपल है, कैविएट एम्प्टर का पूछा था, ये मैंने बता ही दिया था। सेल ऑफ गुड्स सिलेबस में हो एंड कैविएट एम्प्टर प्लस नेमो डेट कार्ड नॉन हैबिट, यहाँ दो से क्वेश्चन आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए हमारी एक लैटिन मैक्सिम आ गई। सेल ऑफ गुड्स का क्वेश्चन पेपर होता है तो ये दोनों लैटिन मैक्सिम आती ही आती हैं। यहाँ पर एक आ गई है कैविएट एम्प्टर, इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, क्रेता सावधान का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन था 33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आएगा 35। सेलर डिलीवर्स टू अ बायर लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स। ये आपका जो है सेक्शन 37 से रिलेटेड है। इसमें बोलता है कि जितनी क्वांटिटी मंगवाई थी उससे ज़्यादा डिलीवर कर दी, तो इनमें से क्या सही होगा? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? ठीक है, विच इज इनकरेक्ट पूछा है। तो ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जितना माल मंगाया था, मान लीजिए आपने 5 किलो राइस मंगाए हैं, ऑर्डर किया था 5 किलो, और उन्होंने भेज दिया है 10 किलो, दैट मीन्स 5 kg एक्स्ट्रा भेज दिया। ठीक है, टोटल आपको 10 किलो भेज दिया। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हो? तो जो सेक्शन 37 में मेंशन है स्पेसिफिकली बेयर एक्ट में, वो है आपके पास कि आप पूरा रिजेक्ट कर सकते हो, ये मेंशन है स्पेसिफिकली, या आप पूरा एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर ओनली जो आपने ऑर्डर किया था वो एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी का रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तो था हमारा कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम देखते हैं चौथे नंबर का जो स्टेटमेंट है डी ऑप्शन का, वहां पर बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि जितना भेजा था उसे एक्सेप्ट तो आपने होल कर लिया, बट जो पेमेंट की बात आएगी एज कॉन्ट्रैक्ट रेट पर होगा। वहां जो वर्ड यूज है वो है कॉन्ट्रैक्ट रेट। ठीक है, और यहां पर जो वर्ड इन्होंने यूज किया है वो है पेमेंट ओनली फॉर द गुड्स ऑर्डर। तो इस पॉइंट पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस वजह से मुझे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहां पर लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि ये पार्ट ए है, पार्ट बी में हम दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे रेस्ट ऑफ द पेपर। रिमेनिंग जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, देखिए मोड ऑफ प्रूफ ऑफ द कस्टम। हाँ, कस्टम को एविडेंस एक्ट में प्रूफ करने के क्या क्या तरीके हैं, तो ये मैंने अपने पेड ग्रुप वाले मेंबर्स को अच्छे से पता है कि मैंने मैप बताया था पूरे एविडेंस एक्ट में, मैप कहाँ कहाँ पे है, पूरे एविडेंस एक्ट में कस्टम की बातें कौन से सेक्शन में की गई है। ठीक है, इस तरह से ये 2-3 प्रोविजंस मैंने एक्स्ट्रा बताए थे और वहीं से ये क्वेश्चन आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकाला नारायण स्वामी का केस डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोबल क्या है? एक सब्सटैंटिव लॉ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कहता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा? इसमें आएगा 113 ए, क्योंकि 113 बी में तो क्या है, सुसाइड से रिलेटेड प्रिजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा
जाहिर है शेख वाला जो ये आएगा, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, बेस्ट बेकरी केस 2004। नेक्स्ट आएगा 2002 के जो अमेंडमेंट्स हुए सीपीसी के, आप सभी लोग जानते हैं। जो डिले होता है, प्रोसीजर लेंदी होता था, उसको कम करने के लिए बनाया गया था। उसका मेन ऑब्जेक्ट जो था कि जो सिविल प्रक्रिया होती है उसमें लंबे लंबे मामले चलते हैं, उसे कम किया जाए, कट शॉर्ट किया जाए। रूल ऑफ दामदूपद जो होता है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदू लॉ से है ये, ओल्ड हिंदू लॉ जो कोडिफाइड नहीं है। इसका मेन क्या होता है, दाम, दाम का मतलब रुपीस, दू मतलब डबल, करेक्ट। इसका मतलब ये था, मान लीजिए किसी पर्सन ने आपसे लोन लिया है, 10,000 रुपीज लोन लिया है। अब आप उसका इंटरेस्ट जो लगा रहे हो 10,000 पे, मान लीजिए 1100, 10,000 के आप 12,000 ले रहे हो, 13,000 ले रहे हो, ठीक है। तो आप उसके लीगल एयर से जो बच गए हैं, उसके कोपार्टनर, उनसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डबल अमाउंट तक का इंटरेस्ट नहीं ले सकते। दाम का मतलब जो पैसा है वो, दू का मतलब डबल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपने 10,000 रुपये उधार दिए थे, तो उसका इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, बट किसी भी परिस्थिति में आप उसका डबल से ज्यादा नहीं ले सकते। दैट मीन्स 10,000 ओरिजिनल अमाउंट प्लस 10,000 रुपये इंटरेस्ट के, टोटल हो गए 20,000। 20,000 रुपये से आप ज्यादा नहीं उससे वसूल करेंगे। ये था रूल ऑफ दाम दू पद, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सीपीसी का क्वेश्चन है कि कमीशन जो है लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमीशन इशू किया जाएगा। तो इस कमीशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो सबको पता है, बट इन्होंने रूल पूछ लिया है, जो इसका था रूल 9। तो हम देख ले रूल 9 में से कौन सा है ये। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि रोमन में सीख लीजिएगा लिखना, बिकॉज आरजीएस में गड़बड़ हो गई थी बच्चों के साथ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे वो सिर्फ हिंदी में पढ़ के आए थे, जैसे 36 ऐसे लिखना है, तो उन्होंने सोचा कि हिंदी में तो वैसे ही आएगा, तो बट गड़बड़ हो गई थी, रोमन में ही आया था हिंदी में भी, ठीक है। तो आपको देखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से स्किप हो गए हैं शायद, है ना। नहीं नहीं, इसके 56, 56 के बाद 57, नहीं सही चल रहे हैं, ओके। रिव्यू जो है, हमारे सीपीसी में रिव्यू के बारे में पूछा है। रिव्यू का ऑर्डर कौन सा है, अगर आपको ऑर्डर पता है तो ये बिल्कुल सीधा सिंपल हो जाएगा, रूल नंबर 1 ही है। बट यहाँ पर गेम ये खेल दिया इन लोगों ने, ऑर्डर डिफरेंट कर दिया, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो रिव्यू का जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर नंबर 47। तो हम देखते हैं 47 कैसे लिखते हैं, ये भी आपको आना चाहिए था। एक्सेल को क्या लिखते हैं, 40, ये होता है 40 + 5 45, 45 6 एंड 47। तो देखो ऐसा कौन सा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, रूल 47 एंड, सॉरी, ऑर्डर 47 एंड रूल 1। नेक्स्ट है कैविएट जो है कितने दिन के लिए अवेलेबल होती है, वो है हमारा 90 डेज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो आपको पता होगा सीआरपीसी में कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है, कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है 320 के अंदर लिस्ट दी गई है। सिर्फ एक ही जगह है जहां पे कंपाउंडिंग होती है, और ये ऐसा लिखा भी है उस सेक्शन में कि इस सेक्शन के अलावा कहीं पर भी कंपाउंड नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सेक्शन 320 इज करेक्ट आंसर। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल की बात की गई है इन्होंने, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल की बात नहीं की है। तो जो बच्चे शेड्यूल शेड्यूल लगा के आए हैं वो आंसर इनका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी रिकॉर्डेड बाय, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कन्फेशन के लिए जुरिस्डिक्शन होना नहीं होना कोई मैटर नहीं करता, किसी भी एरिया का एमएम और जेएम क्या कर सकते हैं, आपका कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमएम और जेएम। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो लगा के आए हैं, डी ऑप्शन लगा के आए हैं, वो गलत करके आए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, और यहाँ से आया समझ में कि हमें रटना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन कहता है 167 सीआरपीसी के अंदर ऐसे ऑफेंसेस जो डेथ से पनिशेबल हैं, एलआई लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल हैं,
और ऐसा इम्प्रिजमेंट जो नॉट लेस देन 10 years, दैट मीन्स 10 years से ऊपर अपवर्ड के हैं, तो उनके लिए जेसीपीसी का जो प्रावधान है इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की बात ये थी कि ये इतने वाले जो ऑफेंस है डेथ वाले, इनमें कितना होता है टोटल कस्टडी पीरियड, 90 डेज। 90 डेज ऑप्शन है नहीं है, तो आपको ये सोचना था इस 90 डेज में क्या होता है, जेसी होती है और पीसी होती है। पीसी मतलब पुलिस कस्टडी। पीसी कितनी होती है, किसी भी परिस्थिति में पीसी कितनी होती है, नॉट मोर देन 15 डेज। तो 90 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जुडिशियल कस्टडी आ जाएगी 75 डेज की। तो यहाँ पर जो, और जो ऑप्शन था 60 डेज, तो 60 तो किस में होता है, जो 10 साल से कम के ऑफेंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे हो सकता है इसे ऑब्जेक्शन में डाल दें, बट करेक्ट आंसर है 75। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64, वो क्या कहता है देखते हैं। Where the husband has obtained the degree of divorce, okay, against the wife on the ground of desertion under section 125। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हस्बैंड ने डिग्री ले ली है किसकी, डाइवर्स की। ठीक है, डाइवर्स की डिग्री लेने के बाद क्या वह महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस ले सकती है? हाँ बिल्कुल ले सकती है। डाइवर्स होने के बाद वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसका डाइवर्स होना डेजर्शन के ग्राउंड पर वो बार नहीं लगाता, इट डज नॉट पुट एनी बार फॉर द वाइफ टू क्लेम द मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो 125 सीआरपीसी में मना किया गया है, जिन आधार पर मना किया गया है, वो आधार ये नहीं है, वो आधार दूसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम से डील करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 164, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 164 ए अमेंडमेंट से आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर्बिट्रेटर के बारे में जो ये बात करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पार्टी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों इसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कहता है कि सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, अगर आपको सेट असाइड करवाना है तो आपको कितने दिन के अंदर अंदर पार्टी को देना है ना, कितने अवार्ड के कितने दिन के अंदर अंदर आप उसे सेट असाइड करवा सकते हो। तो आर्बिट्रेशन को, अगर आर्बिट्रेशन के अवार्ड को अगर आपको सेटिसाइड करवाना है तो उसकी एप्लीकेशन आपको जो है उसमें लिखा हुआ है मस्ट बी विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि मे नॉट बी एक्सटेंडेड, 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ्स आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर, ये भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 64 में आंसर दिया गया है। इससे पहले कंसिलेटर नहीं आता था और इस बार मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी कि इस साल ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन कंसिलेटर से डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट कब एनफोर्स हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई को, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अबॉलिश कौन करेगा स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट को? तो मैंने सिंपल सा फंडा बताया था कि जो बनाएगा वही बिगाड़ेगा, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है कि जो प्रियम्बल का हमारा प्रपोजल था वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किसने रखा था? तो वो थे पीटी जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट मीटिंग पूछ रहे हैं, तो ये कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग? ये हुई थी फर्स्ट मीटिंग आपकी 9 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ? तो आप लोग 26 जनवरी से कंफ्यूज हो गए होंगे, पता नहीं, बट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया था। बट किसी रीजन आप सभी जानते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो 26 जनवरी का दिन था, इसलिए इन्होंने उसको होल्ड में रखा। कुछ प्रोविजंस को 26 नवंबर को ही एनफोर्स कर दिया गया था, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसे 26 जनवरी से एप्लीकेबल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन। के फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए हैं? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते ही मैंने पहला जो स्टार्टिंग का लेक्चर था वो यही पढ़ाया था कि कहाँ से बोरो प्रिंसिपल आए हैं। टीपीएसपी का मेन उद्देश्य क्या है? टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऐसी कौन सी कमेटी थी जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित थी? तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बाकी की कमेटियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मालीमात कमेटी, संथानम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और सीपीसी में ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसे मिनी सीपीसी कहते हैं? ऑर्डर नंबर 21। नेक्स्ट आता है हु हैज सर्व 12th प्रेसिडेंट पूछा है इन्होंने। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में भी पूछा गया था, वहां पर 11th प्रेसिडेंट पूछे गए थे। ठीक है, तो ये एक फंडा होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ पीवाईक्यूज को सॉल्व किया करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 12th जो प्रेसिडेंट थी हमारी वो थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज प्रतिभा पाटिल। ओके, उससे पहले उनसे पहले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, कौन करता है स्टेट के लिए? तो वो है हमारे गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और इनका आर्टिकल आप जानना चाहें तो आर्टिकल है 165। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो होती है, देखिए ऐसी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81, कहता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया डील्स विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था उस दिन इंडेक्स पढ़ाया था। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला मैम कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स वैसे ही इतना लेंदी है, 395 आर्टिकल्स हैं, कौन पढ़ेगा? तो देखिए आया इंडेक्स से क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स से क्वेश्चन आया, तो ये है पार्ट 12, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इसका है आर्टिकल 243Z, इधर देखिए 243ZM। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 279 ऑफ इंडिया, ये किसकी बात करता है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड की बात करता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब इस केस में देखो ना, मुझको थोड़ा सा एक जगह मैंने ये पढ़ा भी था और मुझे इसका ऑथेंटिक आंसर मिला नहीं, इसलिए मैं अगर कुछ अपना ओपिनियन दूँ तो वो सही भी नहीं होगा। बट गोलकनाथ केस जो है, मुझे लग रहा है जिन बच्चों ने गोलकनाथ किया है वो एक बार इसे देख लेना, कंसिडर कर लेना। बाकी ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए, उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। इसमें जो है 85 में जस्टिस सिकरी आंसर मुझे लग रहा है, मैं पर्सनल अपना ओपिनियन जो देना चाहूंगी, जस्टिस सिकरी। ठीक है, बी एंड डी में कंफ्यूजन है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 14 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर दो बातें आती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमेशा याद रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो बात करता है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जो बात करता है वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, एंड ये डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर है 51, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन लगा क्या है? उनका आंसर गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यूनियन की बात करता है तो प्रेसिडेंट के नाम से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया? ये लास्ट में जब मैंने वो बनाया था, एक पीडीएफ मैंने डाला था ग्रुप में, उसमें भी मैंने लिख दिया था लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात की थी, तो पहले मैंने 99 अमेंडमेंट लिखा और उसके बाद 100 अमेंडमेंट, हालांकि वो 100 अमेंडमेंट से रिपीट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कर दिया था, बट मैंने इसे करेक्ट कर दिया। बट ये जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था एनजेएसी को लेकर के, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर यही, मुझे क्या पता था कि जो मैं करवा रही हूँ वही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, कहता है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर सिट एट द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे, तो इसमें आर्टिकल जो डील करेगा आपका वो आर्टिकल है 145। ठीक है, और उसमें एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, बट वहां पर आएंगे 5 जजेस ऑफ बेंच। ठीक है,
सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मिनिमम 5 जजेस की बेंच होगी, वो सुनेगी, वो हेल्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है C&AG, जो है एक रिपोर्ट बनाएंगे अकाउंट्स की और उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। तो वो रिपोर्ट किसे सबमिट की जाएगी? क्वेश्चन इज अबाउट कि रिपोर्ट किसे सबमिट की जाएगी। आर्टिकल 151, ठीक है। कैग, एजी, ये चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज को एक्सपैंड करने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो गठन होता है और उसके एक्सटेंड की बात जब हम करते हैं तो इसमें देखिए राज्यसभा का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि एक तरह से बाकी पार्लियामेंट जो है, मुझे 95% इसका आंसर पार्लियामेंट लग रहा है, बट फिर भी राज्यसभा भी अगर इन केस है तो ऑफिशियल की का वेट कर लीजिए। बाकी पार्लियामेंट जिसने लगाया वो अपना क्वेश्चन एक कंसीडर कर सकते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज होगी यूनियन की वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। और स्क्रिप्ट कौन सी होगी? देवनागरी होगी। एंड आर्टिकल कौन सा है? 343 आर्टिकल लैंग्वेज की बात करता है। एग्जैक्ट सिंपल यही लैंग्वेज लिखी गई है, बेयर एक्ट का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। 95 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो सेव करता है? सेविंग प्रोविजन पूछा है, ठीक है। रिपील एंड सेविंग जो यूजुअली लास्ट का प्रोविजन होता है, जजमेंट ऑफ द प्रीवी काउंसिल के जजमेंट को सेव करता है, सिक्योर करता है। तो आर्टिकल है 395, उसमें लिखा हुआ है रिपील्ड, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैडम पागल हो गई हैं, क्यों पागल हो गई हैं? उसमें कहीं भी साफ नहीं लिखा है प्रीवी काउंसिल को सेविंग क्लॉज में डाला गया, नहीं लिखा गया ना जजमेंट, बट वहां क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील्ड होता है, 1919 का एक्ट रिपील्ड होता है, बट डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करेगा प्रीवी काउंसिल के ज्यूरिसडिक्शन को। दैट मीन्स जो प्रीवी काउंसिल ने ज्यूरिडिक्शन दिया है, जजमेंट्स दिए हैं, वो क्या हो गए? सेव हो गए। तो कौन सा आर्टिकल लग गया? आर्टिकल 395 लग गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिव्यू हुआ था उसमें जो चेयरमैन, देखिए जो हेड होते हैं उसी के नाम से वो कमिटी फेमस हो जाती है और इसीलिए वो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है जस्टिस वेंकट चलैया जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी रिट है जिसे जुडिशियल रेमेडी के नाम से जाना जाता है? तो मैंडाबस, डायरेक्ट क्वेश्चन था। प्रोक्लेमेशन है 352 में, प्रोक्लेमेशन जो है इशू किया गया है, तो शैल बी लेड डाउन बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और ये आर्टिकल 352 का सब क्लॉज 4 जो है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन के अंदर कितने मेंबर होते हैं? तो आपको याद रखना है 1 चेयरमैन एंड 4 मेंबर, दैट मीन्स टोटल 5, बट स्पेसिफिक दे दिया है तो 5 मेंबर्स अगर आप करके आए हैं तो, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक दे दिया ना, 1 चेयरमैन, चेयरमैन है वहाँ मेंबर्स और 4 अदर है ना, तो टोटल भी 5। मुझे पता था इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे 5 में और 1 चेयर एंड 4 5, बट करेक्ट जो अप्रोप्रिएट आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि कंपोजिशन ऑफ द यूपीएससी, ये भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट था, बहुत ही ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करने के थ्रू इसका आंसर आया है। वो इस तरह का है कि जो यूपीएससी है उसका जो कंपोजिशन होता है, अब डायरेक्टली तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि 1 चेयरमैन होगा, 10 अदर मेंबर्स होंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा डायरेक्टली, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन तो है यूपीएससी का, और ये भी कह रखा है कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर रूल्स बनाएंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे और ये सब चीजें, तो हम इस फैक्ट से भी डिनाई नहीं कर सकते हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसका मैटर तो है। बट जो इसका कॉम्पोजिशन है वो एक्चुअल में जो डिटरमाइन किया जाता है वो है प्रेसिडेंट, कितने लोग होंगे, कितने मेंबर होंगे, है ना, वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए भी इनका बनता है, ऑप्शन नंबर सी भी बनता है, बट जो ज्यादा बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए 90% ये बनता है बट 10% ये भी बनता है ना। तो ये हम देखते हैं ऑब्जेक्शन में जाएगा या क्या जाएगा, बट ऑप्शन नंबर सी
मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर ले, ठीक है। बाकी इस पे स्टार लगा ले, कुछ चीज़ें तो आयोग के लिए भी रखनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसके साथ ये ख़त्म होते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर। ये है पार्ट ए। मैं आपको बता दूं इसका जो पार्ट बी है वो कल अपलोड हो जाएगा या इवनिंग तक आ जाएगा आपके पास। तो इससे मैच कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।